पुलिस आई, झटका लगा होगा, पहले दरवाज़ा खोला होगा आपने, फिर उसके बाद पहला इनकाउंटर पुलिस वालों से, और फिर उसके बाद आपका पुलिस वालों के साथ स्पेशल सेल में जाना। देखिए अजीत जी, हुआ ये कि मैं मॉर्निंग वॉकर हूँ, तो मेरी वाइफ जो जा चुकी थी मॉर्निंग वॉक करने, वो पहले चली जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ, और मैं अकेले निकलता हूँ। तो मैं चाय पीकर और बाकायदे फ्रेश वगैरह होकर निकलता हूँ। तो मैं थोड़ा देर करता हूँ, तो मैं अपनी ग्रीन टी बना करके वह बैठा और चाय पीने लगा। चाय पीते पीते अभी अखबार का इंतज़ार मैं कर रहा था कि काश अखबार आ जाता तो थोड़ा हेडलाइंस देख लेते। इसी बीच में अचानक मेरे दरवाजे पर घंटी बजी, तो मैंने कहा क्या बात है। लकड़ी का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था और जाली का दरवाज़ा बंद था पूरी तरह। तो मैंने देखा कि 3-4 हट्टे कट्टे से लोग खड़े हैं। तो मैंने कहा जी किससे मिलना है? तो कहा आप दरवाज़ा खोलिए तो हम बताते हैं। मैंने कहा नहीं, बता तो दीजिए कौन लोग हैं आप लोग। तो उनमें से एक ने शालीनता के साथ कहा हम दिल्ली पुलिस के से हैं और आपसे बात करने आए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा ठीक है बेशक, लेकिन किस मामले में आप लोग आए हैं? खोलने के बाद मैंने पूछा आखिर हमारा क्या मामला है, मतलब हम तो पत्रकार हैं और कुछ ऐसा तो मामला हमारे साथ है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं हम सब बताएंगे, हम सब बताएंगे। और फिर उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपनी वाइफ को ही बुला लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया। पहले तो उन्होंने मना किया कि फ़ोन मत कीजिए आप। मैंने कहा नहीं, वाइफ है वो घर में, वो भी रहनी चाहिए, आप लोग इतने लोग आए हैं, क्योंकि तब तक संख्या बढ़ गई थी लोगों की, काफ़ी संख्या बढ़ गई थी। पीछे रहे होंगे पुलिस वाले जो तब तक अंदर दाखिल। कुछ वर्दीधारी थे, कुछ गैर वर्दीधारी थे, और वर्दीधारी में भी एक आई थिंक CRPF या CISF किसी उसके अर्धसैनिक CISF के 2 वर्दी वाले थे, वो गाड़ी में भी दिख रहे थे। जी हाँ, वो लोग भी थे, तो जिनकी अपनी कम्बैट एक वर्दी होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों इतने मतलब इतने तड़के, इतनी तैयारी के साथ, और वो भी मेरे घर अचानक पहुंच गए हैं। इसका मतलब पहले से शायद मेरा घर देखा होगा गया होगा। तो मैं थोड़ा चकित था। मैं परेशान तो कोई भी होगा, लेकिन मैं बिल्कुल डरा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा कोई दोष नहीं किसी समस्या किसी मामले में है। तो मैं निर्भीकता के साथ सामना कर रहा था, भाई क्या बात है। तो देन दे डिस्क्लोज्ड कि ऐसा ऐसा मामला है, हम किन धाराओं में आप से बात करने आए हैं वो सब नहीं बताएंगे, क्योंकि FIR आपको हम नहीं देंगे, हमारे पास कोई वो नहीं है कागज। मैंने कहा सर्च वारंट, वो कहने लगी सर्च करेंगे पूरा घर। मैंने कहा अरे तो हमारी वाइफ को आ जाने दीजिए। तो वाइफ आ गई, तब तक वो और ज़्यादा भौचक हो गई कि ये क्या है, क्या हो रहा है। वो तो और भौचक हो गई। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप शांति से बैठ जाओ, सुनो इन लोगों की बातें। अच्छा भाई दबे वो एक पुलिस अफसर की बेटी भी हैं, मैंने शहीद पुलिस अफसर की, जो का अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, तो थोड़ा बहुत उनको पुलिस का अंदाज है। तो मैंने कहा कि क्या मामला है, सर्च वारंट अगर है तो दिखा दीजिए, क्योंकि बिना सर्च वारंट के आप मेरा घर सर्च करें, आप कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है, कोई होना चाहिए ना प्रामाणिकता। अच्छा हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पे यही सवाल उठाते रहे, जब किसी दलित के यहाँ, पीड़ित के यहाँ, आदिवासी के यहाँ, गरीब आदमी के यहाँ पुलिस जाती है और तोड़ फोड़ देती है उसका घर, उसके सारे सामान निकाल देती है, उसके टूटे हुए बक्से के ताले को तोड़ देती है पुलिस। हमने बिहार के गाँव में देखा है। और फिर उसको देखती है कि कुछ नहीं है, कुछ क्या है भाई, तो 75 रुपए हैं, एक धोती है, वही स्थिति। हाँ, तो मुझे लगा कि हम उनका तो विरोध करते रहे और कहते रहे हैं पुलिस को कि बिना सर्च वारंट के तुमने उस दलित के घर में कैसे किया। तो उस जमाने में तो दलित या उत्पीड़ित समाज के लोगों के घरों में ऐसा होता रहा है। यहाँ एक जर्नलिस्ट जो देश के एक महत्वपूर्ण चैनल का, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अपर हाउस के चैनल का एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुका हो, राज्यसभा टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रहे कई सालों तक, एग्जीक्यूटिव एडिटर, फाउंडर एडिटर रहा, और वो भी जीवन में आज तक कभी किसी ने हमें गुनहगार नहीं कहा, कभी किसी में दोषी नहीं ठहराया। और ये क्या हो रहा है अचानक? तब उन्होंने डिस्क्लोज किया हल्के से कि ये आपको किसी ऐसी संगीन धारा के तहत हम सर्च करने आए हैं जिसमें इस तरह के सर्च वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी पूछ लीजिए। क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं, वरना हम दूसरों को ये बताते भी नहीं। तो फिर हमने अपने वाइफ से आंखों में ही बात कर ली कि भाई गंभीर मामला, लेट देम डू व्हाट दे, क्योंकि कोई तो आरोप लगाया है और ये आरोप जाहिर है झूठा है, हम तो यही मानेंगे और बिल्कुल हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो
इन लोगों को करने दो, आखिर ये किताब ही तो ले जाएंगे। हमारे पास किताब, हमारे घर की जो स्थिति है आपको बता दें कि 2 बेडरूम का घर है, MIG में मैं रहता हूँ, और संजोग ऐसा है कि मेरा बेटा बाहर था, जयपुर में रहता था, अभी वो आ गया है, उसका कोर्स ख़त्म हो गया। बेटी जो है बाहर गई थी, वो भी एक रिसर्च के प्रोजेक्ट के तहत वो भी बाहर अंदर आ गई है, मैंने घर आ गई है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक कहीं, तो एक बेडरूम में वो थी, दूसरे बेडरूम में बेटा था, और ये लोग इतने आ गए, तो पूरे ड्राइंग रूम में किताबें भरी पड़ी रहती हैं अलमीरा में। तो वो सब ले गए हाँ साथ। तो ये घुस करके और सर्च करने लगे, सारा सर्च किया। सर्च करने के बाद करीब करीब 1 बोरे के आसपास, क्योंकि हमारी वाइफ ने ही उनको बोरा तो नहीं दिया, लेकिन एक डबल बेड की बेडशीट दे दी ले जाने के लिए, क्योंकि वो सामान लेकर आए नहीं थे ले जाने के लिए कोई चीज़। तो हमने कहा कि दे दो एक बेडशीट, इन लोगों के काम आएगी। लेकिन वो ले जाना चाहते थे वो किताबें या जो? हाँ, तो ले गए हाँ, एक बोरा के आसपास, और सब तो बहुत हैं, 1000 के आसपास किताबें होंगी, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने दिखाया भी नहीं, अपने हिसाब से किताबें छांटी। हाँ, उन्होंने दिखाया नहीं कि क्या ले जा रहे हैं। अच्छा। कुछ एक हमको नजर आई कि कौन ले जा रहे हैं, जैसे मेरी लिखी हुई भी किताब है। अच्छा। मैं 10 किताबें मेरी लिखी हुई हैं। हाँ। उनमें से शायद 1 या 2 किताबें ले गए। वो किस पर ले गए मुझे याद नहीं है। और तो उन्होंने अपने रैंडमली सेलेक्ट किया। जी हाँ, जी हाँ, कौन सी किताबें ले जानी है। बिल्कुल। और बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा आपको, आप बिहार से हैं। नीतीश कुमार की एक जीवनी आई है, उदयकांत मिश्र ने कोई लिखा है, उदयकांत जी ने। और वहाँ तो मोटी जीवनी है, मोटी, आई बहुत राजकमल से राजकमल की मेरे यहाँ भी आई है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो इतनी मोटी 400-500 पन्नों। तो आमतौर पे प्रकाशक जो बड़े प्रकाशक हैं हिंदी के, वो हम लोगों को रिव्यू के लिए भेज देते हैं एक कॉपी। तो मुझे लगा, अच्छा, मैंने उस किताब को सरसरी निगाह से देखा था, और मुझे मैंने तय कर रखा था कि उस पर एक रिव्यू लिख देंगे। उदयकांत जी वहाँ पर संभवतः किसी प्राधिकार में चेयरमैन हैं, और इसके पहले वो कहीं और थे, किसी और उसमें। तो अभी पढ़ी भी नहीं थी पूरी किताब, वो भी ले गए। और वो नीतीश कुमार जी की जीवनी में क्या दिलचस्पी, आई डोंट नो, और उससे क्या इसका रिश्ता है मेरे ऊपर लगे आरोपों का, आई डोंट नो। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें जल्दी तो वो ले गए, और इसके बाद उन्होंने धीरे से बताया कि आपको भी हम ले जाएंगे। अच्छा। तब ये नया एक मोड़ आया। मैंने सोचा कि सर्च वारंट हो रहा है, लेकिन वो कहे आपको भी ले जाएंगे, तो मैं चल दिया। और इसके बाद ये तो अपनी गाड़ी में आपको ले गए। अपनी तो गाड़ी आपको उस समय तक पता चल गया कि UAPA की धाराओं के तहत पूछताछ? हल्की सी जानकारी उन लोगों ने, उनमें से एक ने दी कि कुछ ऐसी धारा है, और उसमें बहुत सारे आपके लोग वहाँ मिल जाएंगे, तो पता चल जाएगा सब। अच्छा। तो तब तक आपको ये लग गया कि बहुत गंभीर कुछ मसला है, या रास्ते में भी कुछ बताया? मुझे कुछ अंदाज नहीं आया, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज आया कि UAPA कहाँ से आ गया। UAPA और फोन और लैपटॉप उसी समय जी हाँ, ये बताना मैं भूल गया, बहुत जरूरी है ना कि एक लैपटॉप मेरा जो पुराना लैपटॉप है, जिसमें मेरी 2 किताबों की पांडुलिपि है अभी भी, जो छपती आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण उसमें मेरे लेखों की वो है, तमाम चीज़ें हैं, और वो भी लेकर चले गए। इसके अलावा मेरा एक क्या बोलते हैं, आईफोन ले गए, आईफोन, एक सैमसंग का फ़ोन जो कि इस्तेमाल में केवल करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो भी लेकर चले गए। मैंने वीडियो बनाने के लिए भी मेरे पास नहीं चाहिए। और इसका कोई सीजर लिस्ट भी नहीं दिया कि नहीं, उन्होंने सीजर लिस्ट बाद में दिया, वहाँ जाकर वहीं दिया, घर पे आप कर लिया? जी हाँ, घर पे दिया। ओके। तो उसके बाद फिर आप लोग गए स्पेशल सेल के लोधी रोड वाले ऑफिस में। आप लोग को ले वहाँ कितने घंटे? 8 घंटे लगभग वहाँ भी पूछताछ हुई? मतलब घंटे हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन हम काफ़ी देर के बाद निकले, आई थिंक 4:30 या 4। तो उर्मिलेश जी, एक उस दिन परसों ही है ना जी, और एक कल 3 और 5। अच्छा, 3, यहाँ एक दिन का गैप था। तब तो ठीक है, चौथा दिन हो गया जी। तो 2 दिन की जो पूछताछ हुई, उसमें लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या था? क्या पूछ रहे थे, क्या जानना चाह रहे थे? क्योंकि आप लोग कंट्रीब्यूटर हैं। आप तो जानते हैं कि मैं बहुत वाचाल किस्म का पत्रकार नहीं हूँ। बहुत लोग होना, और वाचाल होना कोई बुरी बात नहीं है पत्रकार का, लेकिन मैं उनकी बातों को मैं गंभीरता से लिया, मेरी बातों को भी शायद वो गंभीरता से लेंगे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे आपके बीच में जो सवाल जवाब हो रहे हैं, इनको डाइवर्ज न करें, ये आपके हित में होगा और हमारे हित में भी होगा। उन्होंने कहा, तो मैं मानकर चलता हूँ कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है, उनकी विनम्रता जो मेरे साथ थी, क्योंकि वो शालीन ढंग से व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ये मैं कह सकता हूँ। मेरे घर में जो सामान ले गए वो गैर जरूरी है, वो उनको नहीं करना चाहिए था। तो वो अभी आपको आपका लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया, ये सबसे बड़ा बुरा है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। इसकी मैं
एक जर्नलिस्ट होने के नाते इसको मैं बहुत ही निंदनीय मानता हूं। ये बहुत ही गलत काम हुआ है। दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। उसमें प्राइवेसी भी होती है, निजता है। अब दोस्तों से, अरे मेरे पासवर्ड है साहब, वाइफ से, सबसे कोई कम्युनिकेशन है, पासवर्ड है, दुनिया भर की चीजें होती तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसको मैं मानता हूं कि उन्होंने मेरे साथ अनर्थ किया है। यूपीए जैसी धाराओं में अभी एफआईआर में आपका भी नाम है। बिल्कुल, अभी अपडेट क्या है, जरा एक बार दर्शकों को जानना भी चाहेंगे। आप इधर इनको देखिए, मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन मैंने न्यूज़ जो स्टोरीज आई हैं उसमें मैंने देखा कि भाई इन्होंने हमें भी उसमें डाला है कि इनको फंड पैसे मिले हैं। पैसे मिले हैं मतलब उन्होंने ये नहीं लिखा है कि इनको पारिश्रमिक मिले हैं, जबकि दुनिया जानती है कि न्यूज़ क्लिक के साथ, आप लोग भी जानते हैं, मुझे लगता है कोई शायद ही पत्रकार हो दिल्ली में काम करने वाला जो मेरा एसोसिएशन न्यूज़ क्लिक के साथ क्या है, या द वायर के साथ क्या था, या राज्यसभा टीवी के साथ क्या था, या सत्य हिंदी के साथ क्या है, या आपके साथ क्या है। आपके यहाँ भी मैं आता हूँ कभी कभी। तो ये हम लोग फ्रीलांसर हैं, हम किसी सैलरी पर नहीं हैं, हम किसी नौकरी में नहीं हैं, हम न्यूज़ क्लिक के नौकर नहीं हैं, उनके वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं, हमें कोई उनके यहाँ से पीएफ नहीं मिलता, हमको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, हमको मेरे काम का पारिश्रमिक मिलता है। और पारिश्रमिक जो मिलता है वो एपिसोड के आधार पर मिलता है। और जो उनके और छोटे मोटे काम, जैसे उनका लेख लिखना, अब जैसे कोई उनको अचानक पता चला कि भाई ये रिपोर्ट्स जा रही हैं, इसको जरा सा कैसे ये ठीक है कि नहीं है, इस पर निगरानी, एडिट तो नहीं मैं करता, निगरानी। अब जैसे एक बात हम कही उर्मिलेश जी ने, और ये मैंने अपने वीडियो में भी बार बार कहा है कि उर्मिलेश हो या अभिसार शर्मा हो या भाषा सिंह हो या और कई लोग, आनंदोय चक्रवर्ती और कई लोग, ये कंट्रीब्यूटर थे। जैसे अभिसार पता नहीं हफ्ते में 2 या 3 बिल्कुल, उसका अभिसार का मैं बता देता हूँ। अभिसार का वही स्टेटस है इस चैनल के साथ जो मेरा है। अभिसार भी एक पूरी तरह पारिश्रमिक पाते हैं और वो भी फ्रीलांसर हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं कि भाई आप इतने एपिसोड करेंगे, उसके बदले वो पैसे मिलेंगे। अब उसमें न्यूज़ क्लिक पर आरोप, और वो आरोप जो 2 साल से ईडी जिसकी जांच कर रही है, जिसमें हाईकोर्ट से भी उनकी गिरफ्तारी पर, प्रवीर प्रकाश या जो भी लोग थे उससे जुड़े, उनकी गिरफ्तारी पर रोक थी। अचानक 17 अगस्त को यूएपीए के तहत मामला दर्ज होता है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर। उसमें भी आज खबर आई कि स्क्रोल ने बात की है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अगर हमारी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय पत्रकारों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो हम निंदा करते हैं। ऐसा भी कुछ आया है, पता नहीं आपको? जी हाँ, मैंने वो खबर देखी है। और यही नहीं देखा मैंने, बाकायदे किसी ने हमको एक लिंक भेजा जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के बिल्डिंग के सामने वहाँ के जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो वो पक्ष कि वो पैसा किसी नोबेल राय सिंघम जो अमेरिकी अरबपति हैं, जिनका शंघाई या चीनी एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्शन है, वो फंड आया, पैसा, एक आरोप है। और उसके बाद यूएपीए की तहत मामला दर्ज होना जो 2 साल बाद अचानक दर्ज हुआ, और दिल्ली पुलिस की सक्रियता। 2 पहलू, दोनों अलग अलग हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो न्यूज़ क्लिक पर जो आरोप है, दूसरा पत्रकारों का नाम आना, या पत्रकारों को आज भी हो सकता है आपको गिरफ्तारी का डर भी हो। अभी आपको तो पता नहीं, क्लीन चिट तो मिली नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये आशंका बनी हुई है कि हो सकता है फिर बुलाए। क्या कहा के 2 बार जो दूसरे राउंड की आखिर कल बातचीत हुई, आपको क्या कहा गया है? नहीं, मैं वो डाइवर्ज नहीं करूंगा, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अभी चूंकि प्रक्रिया चल रही है और हम जांच में हम लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, और उनका व्यवहार भी हमारे साथ बेहतर है। और मेरा बस ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये प्रायोजित है, नियोजित है, और इसको जो एजेंसी जांच कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं से डायरेक्शन है, कहीं से वो निर्देशित हैं, और एक राजनीतिक द्वेष दिखाई देता है इसमें। वैचारिक एक यूँ कहा जाए कि एक बदला लेने की कार्रवाई सी दिखाई देती है कि भाई आप आलोचना करने वाले लोग हैं, तो आपको हम दिखा देंगे, आपको हम फंसा देंगे, आपको हम परेशान कर देंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसा किस आधार पर कर भाई? अगर सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संसद में कोई निशिकांत ठाकुर या कोई मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इशारों में बात कर रहे हैं, अमित शाह भी बोल रहे हैं, डायरेक्ट सब बोल रहे हैं, सरकार पूरी तरह से बोल रही है, बीजेपी के प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लगातार कि चीनी पैसा मिला और वो पैसा इनको दिया जा रहा था पत्रकारों को या जिनको। तो ये इसको आप कैसे, इसमें पक्ष क्या है, क्या कहना चाहिए? नहीं, जो देखिए, न्यूज़ क्लिक का जो राजस्व का जो पक्ष है, रेवेन्यू का, कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये वो जाने, न्यूज़ क्लिक के ओनर्स जाने। हम तो पत्रकार हैं ना, हम तो एक जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट के तौर पे हम अपना काम
बता सकते हैं। इसके बारे में कि उनका आई मीन रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए। अगर आप या कोई भी पत्रकार पूछ सकता है, और उसको वो एलोबोरेट कर चुके हैं, अनेक बार एलोबोरेट किया है, उन लोगों ने लिखा भी है, बाकायदे क्लेरिफिकेशन दिया है कि हमारे यहाँ कोई चीनी पैसा नहीं आता, वो बोल चुके हैं। हम उसको बोलने वाले नहीं हैं, हम उनके प्रवक्ता, उनके आर्थिक मामलों के प्रवक्ता नहीं हैं, उनके प्रशासनिक मामलों के प्रवक्ता नहीं हैं। हम एक जर्नलिस्ट हैं, मैं अपना प्रवक्ता हूँ, सिर्फ अपना प्रवक्ता हूँ। न्यूज़ क्लिक के प्रवक्ता बता सकेंगे, आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन। लेकिन एज फार एज जो ये पूरा मामला है, उसमें पत्रकारों को जो टारगेट किया गया है, अब एक चीज़ बताइए, आप तो जानते हैं मैं जैन परिवार द्वारा संचालित टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुका हूँ। 7.5-8 साल काम किया नवभारत टाइम्स में। क्या मुझे मालूम था कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? मालूम? हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया, थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं, सॉरी, हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया हूँ। उसके रेवेन्यू मॉडल को या उसमें किसका किसका निवेश है, कैसा है, क्या हमें मालूम था? या किसी पत्रकार को मालूम है जो काम करते हैं वहाँ? बिल्कुल नहीं है। तो हम तो नौकरी करते थे वहाँ बाकायदे, तब भी नहीं मालूम। इसके अलावा भास्कर में काम किया है, भास्कर के बारे में कि उनका निवेश किसका कहाँ है, कितना % किसका शेयर है, क्या मुझे मालूम? इसको नहीं। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि किसका कितना पैसा है, क्या पैसा है, कैसे पैसा तो है? आपको क्यों लगता है उर्मिलेश जी, ये 2 साल पहले से अगर जांच चल रही थी न्यूज़ क्लिक की फंडिंग की, ईडी जांच कर रही है, कोर्ट में मामला हम दोनों ने पूछा, अभिसार ने भी पूछा था। अभिसार हम एक बार बात कर रहे थे, हमको याद है, तो शायद उन्होंने भी अलग से पूछा था वहाँ के लोगों से कि भाई क्या मामला ये आ रहा है जो 2021 में खबरें छप रही हैं। दे categorically said कि दिस इज ऑल फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड देयर इज नथिंग लाइक चाइनीज मनी। ये कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, मैं दूसरी बात भी उसके अलावा पूछ रहा हूँ, फिर ये अचानक यूएपीए की धारा में एफआईआर, नई एफआईआर दर्ज होकर, और पत्रकार जो जिसमें 35-40 लोग हैं कुल मिला के अलग अलग विभाग के, उन सब के घरों पर दबिश और ये एफआईआर, और उसमें आप लोगों को 2 दिन बुलाकर दिन भर पूछताछ, इसके पीछे क्या वजह लगती है? मुझे लगता है कि जो जर्नलिस्ट हम लोग हैं, हम प्रशासन पर जो हुआ मुझे नहीं मालूम, ये वो बता देंगे, वो बता सकेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे अभिसार शर्मा है या मैं हूँ, इस तरह के लोगों पर जिस तरह की छापेमारी की गई है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है। भाई हम लोग इतने वर्षों से पत्रकारिता में हैं, हम लोग कांग्रेस रिजीम जब थी, कांग्रेस की आलोचना करते थे, जमकर आलोचना करते थे, और यही कारण है कि कांग्रेस के अनेक नेता मुझसे तो नाराज रहते थे, कई लोग नाराज रहते थे। लेकिन कांग्रेस रिजीम में ये तो कोई नहीं कहता था कि उर्मिलेश जी देशद्रोही है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। कोई ये नहीं कहता था अभिसार शर्मा उग्रवादी है, आतंकवादी है। वो तो मुझे याद है अच्छी तरह कि जब ये सरकार आई थी तो मैंने देखा था कि कई बार उनका टोन अलग ढंग का होता था, बिल्कुल, जब वो टेलीविज़न में काम करते थे ऐसा तो नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा होगा कि सरकार कैसे चल रही है तो आलोचना करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हर, जैसे मैं आपको बताऊं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने घरेलू जो पड़ोसी देश हैं, अपने पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, तमाम देशों में उन्होंने विजिट किया था। आपको याद होगा नेपाल में विजिट किया था। मैंने प्रधानमंत्री के इस स्टैंड को, इस स्टेप को सराहा था ऑन रिकॉर्ड। मैं उन दिनों भारत के तमाम बड़े टेलीविजनों पर जाया करता था एक एक्सपर्ट के रूप में। मैंने प्रशंसा की थी प्रधानमंत्री मोदी के उस काम की कि ये नेबरिंग कंट्रीज में जाना शुरू करना ये अच्छा कदम है प्रधानमंत्री का। लेकिन बाद के दिनों में अगर कोई गलत दिखाई देता है, पत्रकार सरकार की आलोचना क्यों करता है? जैसे ये हुआ, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे ये हुआ जो अभिसार ने भी अपने वीडियो में भी कहा, पुरंजय गुहा ठकुराता ने भी कहा कि भाई ये पूछा गया कि क्या आपने किसान आंदोलन कवर किया, क्या आपने शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन था कवर किया, क्या आपने दिल्ली दंगे कवर किए, क्या आपने जेएनयू हिंसा कवर किया? तो इसका मतलब कोविड काल में जो सरकार की अनियमितता सरकार की तरफ थी या फेल्योर था, नाकामी थी, क्या कवर किया? तो ऐसा लग रहा था कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग उन तमाम स्टोरीज को लेकर थी जो स्टोरीज मोदी सरकार के लिए मुफीद नहीं थी, या कहे सरकार के लिए बहुत आलोचनात्मक तेवर वाली थी। जैसे किसान आंदोलन, मैंने भी किसान आंदोलन करीब 12-13 महीने दिन रात कवर किए। कल को गिरफ्तार करे कहे कि किसान आंदोलन आपने 12 महीने खबर किए, सैकड़ों वीडियो बनाए, तो कहाँ से आपको कनाडा से पैसा आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था, चीन से आ रहा था? इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इस केस में उन्होंने ऐसी स्टोरीज, ऐसे आंदोलन, ऐसे जनाक्रोश को लिस्टिंग की और वो पूछा जाए, और वो स्टोरी कोई भी पत्रकार करेगा। अगर वो पत्रकार सरकार समर्थक मोदी मीडिया नहीं है, तो रविश गोदी मीडिया बोलते हैं, मैं मोदी मीडिया बोलता हूँ, तो उसको लिस्ट लेके कहेंगे और कहेंगे कि ये जो आप बोल और लिख रहे हैं
किसान आंदोलन में किसानों के उस पे, वो आपको कहीं से इन्फ्लुएंस होकर लिख रहे हैं। मुझे लगता है ये एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश होगी। आप अपना ना बताइए, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो अभिसार ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं और परंजय ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। देखिए, मुझसे जो पूछताछ की गई, मैं उसका कुछ भी डाइवर्ज नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं पब्लिक में, पब्लिक सर्कुलेशन में है, छप चुकी हैं कि किसने क्या बोला या सूत्रों के हवाले आया है। अभिसार ऑन रिकॉर्ड बोला है, परंजय ऑन रिकॉर्ड बोला है। बहुत जगह सूत्रों के हवाले भी आया है कि इस पत्रकारों से ये पूछा जा रहा है। तो एज ए कमेंटेटर, एज ए जर्नलिस्ट, मेरा ये कहना है कि ये जो पूरी का पूरा जो एक दायरा बनाया गया है इस जांच का, वो अपने आप में फॉल्टी इसलिए है कि आप किसी पत्रकार से ये कैसे पूछ सकते हैं कि आप ये क्यों कवर करते हैं, आप ऐसा क्यों लिखते हैं, आप इनके समर्थन में क्यों लिखते हैं, आप उनकी आलोचना क्यों करते हैं। किसी ने ये कहा कि ये भी पूछा गया, अब मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, आप राहुल गांधी के खिलाफ कम बोलते हैं, या आप सरकार के खिलाफ ही इतना क्यों बोलते हैं। दिस इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी एजेंसी और एनी गवर्नमेंट जो पत्रकार को ये डिक्टेट करे कि आप क्या लिखें क्या ना लिखें। और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि आज भारत की जो स्थिति है प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में 180 देशों में 161 हो गई है। बिल्कुल। एक जमाने में 121, 122, 129, 131 थी, आज हम पहुंच गए हैं 161। यानी हम भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे नीचे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो प्रेस फ्रीडम में सबसे नीचे है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का स्तर भी नीचे है। खाली अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलने से तो नहीं होगा ना, ये 3 शब्द नहीं है सिर्फ। मदर ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द नहीं है। आप डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कितना करते हैं और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हुए डेमोक्रेसी के जो सारे स्तंभ है जिसमें प्रेस है बहुत अहम, उसके प्रति आपका रवैया और नजरिया क्या है? अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके श्रोताओं दर्शकों के लिए कि देखिए, दुनिया में अगर आप नज़र डालिए, थोड़ी देर हम लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पत्रकारिता, प्रेस फ्रीडम, मीडिया का काम वहीं पर ज़्यादा सुंदर है, वहीं पर ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर डेमोक्रेसी बेहतर है। आप देख लीजिए, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जितने ये देश हैं यूरोप मैं तो सबसे सुपर पावर अमेरिका की बात करूंगा। वहाँ भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉशिंगटन पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की झूठ की लिस्ट छापता था। बिल्कुल, कि प्रेसिडेंट ने कितनी बार झूठ बोला। यहाँ तो आप छाप देंगे तो न जाने क्या हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर जनतंत्र बेहतर है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अमेरिका से भी बेहतर जनतंत्र यूरोप के उन देशों में है जिनका नाम मैंने लिया, और आप पाएंगे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 है, और डेनमार्क भी है, ऑस्ट्रिया भी है, स्विट्जरलैंड भी है, ये तमाम देश बहुत आगे हैं। तो जिन देशों में डेमोक्रेसी का स्तर खराब हो जाएगा, डिटोरिएट करेगी, ऑटोक्रेसी बढ़ेगी, तानाशाही बढ़ेगी, वहाँ प्रेस फ्रीडम हो ही नहीं सकती। और यही कारण है कि अपने मुल्क की हालत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि देखो, आपने अमेरिका का नाम लिया है, आपको एक किस्सा बताऊं। एक बार डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा CNN के किसी करेस्पॉन्डेंट ने, उन्होंने बड़ा उसको हड़काना चाहा, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और अंततः देखा गया, मैं तो कई लोगों ने हमसे पूछा उस दौरान भी, मैं कमेंटेटर के रूप में कभी जा यूट्यूब चैनल पर या कहीं गया तो, या समुद्र टीवी में भी उस समय जाता था, तो किसी ने पूछा, मैंने कहा भाई देखिए, वहाँ के कारपोरेट में भी डाइवर्सिटी है, जो ओनरशिप है मीडिया की उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है। एक जो पूंजीपति है कुछ सोचता है, एक जो पूंजीपति है डेमोक्रेट के साथ है, एक रिपब्लिकन के साथ है, एक इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल किसी की नहीं सुनता। तो हमारे देश में हुआ क्या है कि हाल के वर्षों में सत्ता से जितने बड़े कारपोरेट हैं, या तो उस सत्ता के साथ हैं या न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल तो हो नहीं सकते, लेकिन चुपचाप अपना हाथ धंधापानी कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, कोई बीच बीच में मोदी जी को टैग करके तारीफ कर देते हैं, स्वच्छता अभियान पर और बाकी चीज़। तो डेमोक्रेसी के पक्ष में कोई कारपोरेट नहीं दिखाई देता, इसलिए मीडिया भी नहीं हो पाता, क्योंकि मीडिया कारपोरेट का है। अब आप अमेरिका में देखिए, एक तरफ अनेक ऐसे अखबार आप पाएंगे जो रिपब्लिकन के साथ होते हैं, कभी डेमोक्रेट के साथ हो जाते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता वहाँ है वो इंस्टीट्यूशंस के रूप में एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है। और उसके लिए उसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 1 है, यानी पहला अमेंडमेंट, उसके कारण अपार फ्रीडम मिली हुई है। मेरा मानना है कि अगर इंडिया में उस तरह की फ्रीडम होती तो भी इंडिया का प्रेस जो है फ्री नहीं होता। क्यों नहीं फ्री होता? क्योंकि हमारे प्रेस की संरचना में गड़बड़ी है। एक बहुत अहम बात ये भी है ना कि देश में जो प्रधानमंत्री हैं 9.25 साल, अब 9.5 साल होने जा रहे हैं,
उन्होंने आज तक प्रेस को कहीं मुखातिब होकर किसी सवाल जवाब का सामना ही नहीं किया, मीडिया के सामने मीडिया को एड्रेस ही नहीं किया, कोई दो तरफा संवाद ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, ऐसी रिसर्च नहीं है कि दुनिया के कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसा होगा, हेड ऑफ स्टेट, जो 9.5 साल से सत्ता में हो और एक बार भी प्रेस के सामने ना आए। मैं जो बाइडेन भी आते हैं ना, व्हाइट हाउस में आते हैं, ओपन सवाल जवाब होता है, बीच बीच में वीडियो वायरल होता है, कई बार अनकंफर्टेबल सवाल भी होते हैं, उसके भी वीडियो आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और कोई बुरा नहीं मानता, कोई बुरा नहीं मानता। CNN का कोई पूछ दे, भाई ट्रंप के सामने तो कई बार ट्रंप की फजीहत CNN के रिपोर्टर ने की, ट्रंप ने भी किया, बट हो तो रहा था उसके बाद भी। देखिए, मनमोहन सिंह जी की जो सत्ता थी, सरकार थी, हाँ। उसका कोई मैं बहुत प्रशंसक नहीं रहा, लेकिन प्रेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार वो करते थे। मैं एक चीज बीच में कट करके, चूंकि अब मनमोहन सिंह का जिक्र किया, मैं बोलने वाला था। जब मनमोहन सिंह की सरकार पर तमाम आरोप थे, उसी समय मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लाइव DD पर गया था, अर्नब गोस्वामी और सारे लोग थे, और अर्नब गोस्वामी ने एयरसेल मैक्सिस और बाकी घोटाले पर पूछा, अनकंफर्टेबल सवाल था, पूछा तो सही, और ऐसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। यहां तो है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में विज्ञान भवन में जो हुई, मैंने स्वयं सवाल किया था, और वो सवाल ऐसा था जो आमतौर पे भारत के पत्रकार नहीं पूछते ज़्यादातर, क्योंकि वो सोशल जस्टिस से जुड़ा था। और वो सवाल ये था कि आपके UPA के एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में आपने कहा कि निजी क्षेत्र में आप आरक्षण को, एफर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुकुल वासनी की कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी, नथिंग हैपेंड। और मनमोहन सिंह के लिए वो अनकंफर्टेबल सवाल था, क्योंकि वो प्रेस से ऐसे सवाल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उस मौके पर लेकिन उन्होंने जवाब दिया। तो मेरा कहना है, लेकिन अब थोड़ा कंपैरेटिव हम करते हैं। एक वो रिजिम था, तमाम आरोप थे, सब था, हम सब लोगों ने सरकार की जितनी जम के आलोचना की 5 साल, लेकिन किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। आज क्या हो रहा है? वही तो बात है कि आज क्या हो रहा है। मैं सोच के, जब मैंने आपका वीडियो देखा उस दिन 3 तारीख को गाड़ी में जाते हुए, मेरे सहयोगी होंगे, लाइव कर रहा था, और मैं आपकी शक्ल देख रहा था, और मुझे सोच रहा था UAPA कनेक्शन। और एक भी बात बीच में बताऊं, सुबह सुबह मैं भी वॉक करने गया था जिस दिन उर्मिलेश जी और इन लोगों को पुलिस ले गई थी, और मैं मोबाइल छोड़कर घर में जाता हूं। जब मैं 1 घंटे बाद आया, 8:30 बज चुके थे। उस दिन देर से वॉक करने गया, 8:15 8:30। मेरे मोबाइल पर बहुत सारे मिस्ड कॉल, अलग अलग चैनल के, अखबार के, पटना से, कहाँ से, रिपोर्टर्स के, और कुछ मैसेज थे कि आर यू ओके, आप ठीक है ना, कुछ आप घर पे है ना, मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे। क्योंकि लोगों को उस समय लगा कि खबर फैली कि बहुत सारे पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े, तो लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा कि कौन लोग हैं जिनके यहाँ हो सकते हैं, तो मेरा भी बारे में सोचा। तब मैंने जब कॉल बैक किया तो इन लोगों के बारे में पता चला, तो मैं देख के हैरान था कि कहाँ UAPA की धाराएं और कहाँ आप जैसे लोगों को ले जाना। तो ये तो जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो प्रेस और प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद तो वहीं से है ना कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को सवाल पसंद नहीं है। अगर सवाल पसंद होता तो 9 साल में 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। और मैं नहीं समझता कि मौजूदा रिजीम में सवालों के जवाब देने में कोई दिलचस्पी किसी भी मंत्री की है, किसी भी सरकार के महकमे में किसी भी आदमी की है, क्योंकि वो पहले ये तय कर लेते हैं कि सवाल क्या किया जाएगा। हमने तो ये भी देखा है, उन्हें कभी ये तय कर लेते हैं कि सवाल का जवाब देना है तो किस पत्रकार को देना है, पत्रकार को देना है, या किस एक्टर को देना है जो आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं वाला पूछ ले। और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे मंत्री प्रेस से आते हैं, प्रेस को इकट्ठा करते हैं, उनके सामने एक भाषण दे देते हैं और फिर चले जाते हैं। सही बात, कभी रुकते नहीं है सवाल के लिए। उसकी तुलना में अगर राहुल गांधी को देखेंगे तो 10 बार भले फंसते हैं, हाँ? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 20-50 बार करते हैं। कई बार वो किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, कई बार कुछ होता है, लेकिन कम से कम आते हैं। अब बात आते हैं वही कि जो इसमें ये भी पूछा गया, चूंकि ये एक खतरे की तरफ इशारा करता है, जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, जो बाकी उर्मिलेश जी ठीक है अपना एक डेकोरम है या जो इनसे कहा गया उसका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन जैसे मुझे किसी ने बताया, जो वीडियो में अभिसार ने शायद बोला या कहीं, कि लद्दाख या अरुणाचल के इलाके में जो चीनी घुसपैठ है, जो बफर जोन में या इंडियन क्लेम लाइन में जो घुसपैठ है, जो घोषित है, जिसको लेकर 19 बार कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो चुकी है, मोदी और जिनपिंग की साइडलाइन में अभी कहाँ विदेश दौरा था वो मुलाकात हो चुकी है, भारत और चीन के बीच लगातार कम्युनिकेशन है, और बार बार भारत कह रहा है डिसएंगेज करना चाहिए, और मई 2020 के पहले की स्थिति यानी गलवान की हिंसा के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, जो अब तक बहाल नहीं हुई है। अब ये वहाँ पूछा गया कि क्या आपने इस पर स्टोरी की। भाई आज की तारीख में मैंने भी 20 बार वीडियो बनाए, हिंदू में छपी,
विजेता सिंह लिखती हैं, रजत पंडित नाम है शायद इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऐसे बहुत सारे जन, सुशांत हैं, या वो एक जो एनडीटीवी के लिए काम करते थे करस्पॉन्डेंट जो आर्मी में थे, नाम भूल रहा हूँ, दाढ़ी वाले, अनिल शुक्ला शायद, ऐसे बहुत सारे लोग लिखते रहे। अजय शुक्ला। तो उन लोगों के रेफरेंस से हमने भी बोला कि भाई कई 8 किलोमीटर कब्जा किया हुआ, या चीनी जो इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे बंकर्स बना लिए, ये सब छपी है चीजें, सेलेक्टिव अखबारों में छपी, लेकिन छपी। उस आधार पर अगर आप वीडियो करेंगे तो कहेगा कि भाई आप चीन का एजेंडा चला रहे हो। अजीत जी, मैं ये पूछना चाहता हूं मौजूदा रिजीम से या उसकी एजेंसियों से कि भाई स्टेट कौन होता है ये डिक्टेट करने वाला मीडिया पर्सन्स को या अखबारों को या पत्रकारों को या चैनलों को कि आप क्या लिखें क्या ना लिखें? ये तो तानाशाही हो गई। फिर आप डेमोक्रेसी का क्यों डंका पीट रहे हैं? क्यों मदर आप डेमोक्रेसी का हल्ला उठा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? आप तब कह दीजिए ना कि सारे अखबार, सारे पत्रकार, सारे के सारे यूट्यूब चैनल वही लिखेंगे, वही बोलेंगे जो हम कहेंगे। या जो हम 4 पन्ना देंगे वही आप बोलिए, लिखिए। भाई ये सवाल ही बेमतलब है कि जनाब आप कश्मीर पर क्यों ज़्यादा लिखते हैं, जनाब आप असम पर क्यों लिखते हैं, आप मणिपुर पर आपने क्या लिख दिया है, आप मणिपुर पर क्यों लिख दे रहे हैं, ये घुसपैठ पर क्यों लिखते हैं, आप मणिपुर पर ऐसा क्यों लिखते हैं, मणिपुर पर वैसा लिखिए। तो ये डिक्टेट करना जर्नलिज्म को और जर्नलिस्ट को, यही ऑटोक्रेसी है, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं। और ये देश उसी तरफ जा रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं कुछ चीज़ों में जरूर डिकोरम मेंटेन करता हूँ, लेकिन साफ बोलने में कभी मैं नहीं हिचकता। ये हम निरंकुशता की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों पर जो भी हमला हो रहा है वो उस खतरे का ठोस संकेत है। पहले हम दूसरों पर देखते थे और उसकी आलोचना करते थे, हम अपने YouTube चैनल पर करते थे, अपने आप भी करते थे, लिख कर, बोलकर। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि हम स्वयं झेल रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि चूंकि पूरे समाज में बड़ा हिस्सा झेल रहा है, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम ये नहीं कि हम शहीदाना कोई अपनी वो, नो, नॉट एट ऑल। हम उन तमाम हजारों लाखों लोगों की तरह हैं, हमें उन्हीं के बीच में उतार दिया गया। मैं डेटा देख रहा था कि पिछले 10-12 सालों में 16 पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगी। अभी सिद्दीक कप्पन का मामला, सिद्दीक कप्पन बताइए, 28 महीने जेल में रहा सिद्दीक बेचारे का क्या कसूर था? क्योंकि हाथरस जा रहा था, कोई कसूर और उसका कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला उसमें। 28 महीने, लेकिन जमानत नहीं हुई। इसीलिए वो ऐसी धाराएं भी लगाते हैं कि आपको, जो जैसे कहा ना, जरूरी नहीं है कि आपको बताए, जरूरी नहीं सर्च वारंट, और इन सब में जमानत ना हो तो आप सर वो एफआईआर नहीं दे रहे थे। ये कोर्ट से मिला है। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट था जो मैं भूल गया। कोर्ट ने लोगों को दिलवाया है एफआईआर। बहुत जरूरी सूचना थी कि कल खबर आई कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर की कॉपी मांगी जा रही थी, जो लोग इसमें आरोपी जिन्हें बनाया गया। तो पुलिस ने कहा कि एफआईआर हम आपको नहीं उपलब्ध करवाएंगे और आप जो सिस्टम है उससे चलिए। कोर्ट के कहने पर एफआईआर दी। आप बताइए, आप गिरफ्तार कर लेंगे, आप छापेमारी करेंगे, आप लैपटॉप सब चीज सीज कर लेंगे, आप रिमांड पर ले लेंगे, लेकिन उसको एफआईआर नहीं देंगे कि उसका वकील जाकर कोर्ट में अपना पक्ष आर्गू करे। बिल्कुल, बहुत ही। और ये बताता है कि हमारी जो आई मीन जो जांच पड़ताल की पूरी प्रक्रिया है वो कैसे बता रही है कि डेमोक्रेसी जो है उसका दायरा हमारे यहाँ न केवल सिमट रहा है बल्कि खत्म होने के कगार पर। बल्कि एक और चीज़ है कि वो ये भी बता रही है, ये प्रक्रिया, कि कैसे उसके पीछे उनके इरादे संदिग्ध हैं। बिल्कुल, उनकी मंशा संदिग्ध है। भाई आप एफआईआर की कॉपी देंगे तो यही तो होगा कि कोई अगर रिसोर्सफुल है तो कोई अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील रखेगा और वो 10 पन्ने में आपका पोस्टमार्टम करेगा एफआईआर का। तो आप चाहते हो उसमें डिले हो ताकि वो 5 दिन रिमांड पर रहे तो उसके पास एफआईआर भी ना मिले। बिल्कुल, यही मतलब है ना। देखिए, कई स्तरों पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि एक तरफ पहले समुदायों की, समाज के अलग अलग लोगों की एक तरह की अघोषित आर्थिक नाकेबंदी की जाती थी। अब वो चीज मीडिया में आ गई है कि नौकरियों से निकाला जा रहा है। अगर आप तनिक भी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मीडिया से। तो आर्थिक नाकेबंदी हुई ना, एक तरह की आर्थिक नाकेबंदी है कि आपकी नौकरी छिन जाएगी। आपके बच्चे 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप किराए का मकान में रह रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप गाँव जाने के लिए, अगर गाँव आपके पास है तो उसके लिए विवश हो जाएंगे। ये आर्थिक नाकेबंदी हुई प्रोफेशनल्स की भी, मीडिया प्रोफेशनल्स की भी। अगर कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, आप उसको, उसकी व्यूअरशिप इतनी गिरवा दीजिए, उसको इतना कंट्रोल कर दीजिए। वेबसाइटों पर कई जगह देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनको विज्ञापन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जिन अखबारों में, थोड़ा क्षेत्रीय अखबारों की बात कर रहा हूँ, रीजनल अखबारों में कई जगह ऐसे अखबार हैं जो आर्थिक नाकेबंदी विद इन द कोर्ट
उसकी वजह से उनको विज्ञापन नहीं मिल रहा है और वो झुक जाते हैं विज्ञापन पाने के लिए। एक बात और आती है ना कि कहीं न कहीं जो मुखर हैं, आप हैं, अभिसार हैं और बहुत सारे लोग हैं, जो मुखर हैं उनमें से कुछ को किसी ढंग से फंसाओ, उसके बाद उनके फंसने की वजह से डर से बाकी लोग बोलने से पहले सोचें। जैसे मान लीजिए बहुत संकेत होते हैं, एडिटर्स गिल्ड के 4 एडिटर गए मणिपुर की ज़मीनी हकीकत देखने, सीमा मुस्तफ़ा और संजय कपूर और सीमा गुहा और भारत भूषण जैसा सीनियर जर्नलिस्ट जो एडिटर रहे, बिल्कुल, और उसके बाद उन सब पर आपने वहां एफआईआर दर्ज कर दिया, बिल्कुल, और चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगी, नहीं तो पता चला मणिपुर पुलिस आई, घर से उठा के ले जाती। उस आज की स्थिति में सिलचर में कोई हेमंत बिस्वा के स्टेट में किसी की भावनाएं आहत हो जाए, हम में से किसी के खिलाफ एफआईआर कर दे और सीधे असम पुलिस आ जाए और कहीं से गाजियाबाद से और